स्वागत है आप सभी का। चैप्टर चल रहा है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कक्षा 10 का प्रश्नावली नंबर 3। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि प्रश्नावली 3.1 से ग्राफीय विधि द्वारा दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। आगे हम आज पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधि। बीजगणितीय विधि में हम क्या करते हैं, हम ग्राफ नहीं बनाते, हम एक्स और वाई की सहायता से सीधे इनके मान ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें दो विधियां हैं, दो मेथड है। पहला है प्रतिस्थापन विधि जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है विलोपन विधि जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो जल्दी से लिख लीजिए और हम आज शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या होता है कि हमारे दो हमें क्या दे रखे होते हैं, समीकरण युग्म दे रखे होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक वेरिएबल या चर का मान अलग कर लेते हैं और वो मान हम दूसरी समीकरण में रख देते हैं, और उसके बाद क्या होगा, हम उसे हल कर लेते हैं। हम प्रश्न करते हैं जिससे हमें और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उदाहरण नंबर 4, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा अब इसको हल करेंगे। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 1 जो है उदाहरण नंबर 4 के रूप में। तो दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, तो समीकरण आ जाएगी आपके पास तो दिए गए समीकरण युग्म क्या है, 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि पहली वाले को एक समीकरण और दूसरे वाले को दो समीकरण। अब हमें देखने हैं गुणांक। तो देखिए ये है 7x माइनस 15y बराबर 2, x का गुणांक है 7 और y का गुणांक है माइनस का 15 और अचर है 2। यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 और y का गुणांक 2 और अचर पर 3। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो सबसे कम गुणांक का हो वहां से हम उसको अलग कर ले। जैसे देखिए यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये x को हम अकेला रहने दे। तो क्या समीकरण 2 से, तो लिखेंगे हम समीकरण 2 से बाय इक्वेशन 2। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस 2y। ये 2y इस तरफ ले जाऊंगा मैं। अब ये 2y इस तरफ ले लिया मैंने, इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 3। ये हो गया मेरा x बराबर 3 माइनस 2y। अब क्या करूंगा, जैसे मैंने यहां से x बराबर का मान, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि एक जगह से हम किसी एक चर का मान या वेरिएबल का मान उठाते हैं और दूसरे में रख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस मान को हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। हमने समीकरण नंबर 2 से तो ये निकाल दिया, अब हम पहला समीकरण जो है उसमें इसको मान को रख देंगे। तो समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर और अगर समीकरण 3 से मान 1 में रखते तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 में क्या हो जाएगा हमारे 7 और x की जगह पे क्या रखेंगे 3 माइनस 2y। तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2y और फिर आ जाएगा हमारा माइनस का 15y बराबर 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 2 14 और बीच में माइनस है तो माइनस का 14y माइनस का 15y और प्लस का 2। अब सारे y को एक तरफ ले लेते हैं और सारे अचर पद एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए ये 14y, ये क्या हो जाएगा हमारा 21 बराबर, इधर ये 14y इधर और ये 15y भी इधर और ये प्लस का 2 है इधर, ये प्लस का 2 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14y प्लस 15y। यहां से क्या हो जाएगा, ये 29y बराबर हो जाएगा मेरा 19 और यहां से मुझे मिल जाएगा y बराबर 19 बटे 29, 19 बटे 19।
तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, y के का मान मिल जाएगा। y बराबर, अब क्या करेंगे, हमें x का चाहिए तो क्या रखते हैं, जो समीकरण 3 था उसमें हम x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 में रखने x बराबर 3 माइनस 2 इंटू वाई, तो y का मान रख देते हैं, तो y का मान हो जाएगा मेरा 19/29। और ये कितना हो जाएगा मेरा 3, ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा 2/19/29। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 19 इंटू 2 38/29। अब कैसे गुणा करते हैं इसको, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, नीचे 1 है, 3/1 माइनस 38/29, नीचे का नीचे से गुणा, इसका ऊपर वाले से गुणा, तो 3 इंटू 29 माइनस 1 इंटू 38 बटे में 1 इंटू 29, नीचे नीचे वाले गुणा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 87 माइनस 38/39, और ये क्या हो जाएगा 29, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 यानी 49/29। तो x बराबर क्या हो गया 49/29। अतः हल क्या हो जाएंगे, हल हो गए मेरे x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29, और यही क्या हो जाएंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसे लिख लीजिए, और ये हमारा उदाहरण नंबर 4 खत्म। तो अब करना क्या है इस समीकरण में, देखिए जब भी आपको दो समीकरण दे रखे हो प्रतिस्थापन में, तो क्या करना है, देखना है कि सबसे कम गुणांक ऐसा कौन सा है जिसे हम अलग कर सके। तो यहाँ देखिए कि x जो है वो एक ही गुणांक लेके बैठा है, या -1 भी हो तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे x को हमने अलग कर लिया, हम चाहें तो y को भी अलग कर सकते हैं, जो भी हमें आसान पड़े। लेकिन यहाँ x बराबर 3 माइनस 2y हमें सीधा ही मिल गया। तो जहां से अलग किया इसको, उस समीकरण के अलावा हमें दूसरी समीकरण में रखना है उसे। तो क्या कहूंगा, इसको इसी में वापस नहीं रखना है, यहीं से तो हम इसको लेकर आए। तो समीकरण 3 से जो x का मान निकलेगा वो हमें 1 में रखना है, और अब जैसे ही रखेंगे तो अब हमारे पास वो चर हट जाएगा, और कौन सा एक ही चर बचेगा, और यहाँ पे y में ये समीकरण बन जाएगी। अच्छा, y निकल गया, तब हम क्या करेंगे, इसी y का मान इसी 3 में या फिर इन दोनों में से किसी में भी एक में हम रख देंगे, और हमारा x का मान निकल आएगा। और यहाँ से हमारा ये प्रश्न ये पूरा हो गया। जब भी प्रतिस्थापन विधि का नाम आए तो हमें यही तरीका इस्तेमाल करना है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उदाहरण नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफों में व्यक्त कीजिए। ये जो सवाल है इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, व्यक्त करना है, ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। इसको हमें किससे हल करना है, सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु। तो अब करते हैं सवाल को शुरू। तो माना आफताब की आयु, बराबर x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष। तो आफताब की आयु हो गई x और पुत्री की आयु हो गई y। अब प्रश्न में क्या लिखा है, तो प्रश्न में लिखा है अगला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व जो आफताब है वो अपनी पुत्री के कितने गुना था, 7 वर्ष पूर्व वो उससे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफताब पुत्री की आयु का 7 गुना था।
तो 7 साल पहले आयु कितनी थी आफ्ताब की? तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। अभी आफ्ताब की आयु कितनी है? x वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की कितनी रही होगी आयु? x माइनस 7 रही होगी। ठीक है, पुत्री की आयु 7 वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। पुत्री की आयु वो कितनी रही होगी? तो y में से 7 माइनस कर देंगे, जो भी y आएगा, तो y माइनस 7। अच्छा, प्रश्न में क्या दे रखा है कि आफ्ताब जो है वो 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। अगर पुत्री की आयु 1 थी तो आफ्ताब की आयु 7 थी। 7 गुना कर लेंगे। पुत्री की आयु अगर 2 थी तो आफ्ताब की आयु 14 साल थी। 3 होगी तो आफ्ताब की 21 होगी। लेकिन अभी आफ्ताब की आयु कितनी है? x माइनस 7, और पुत्री की आयु कितनी है? y माइनस 7। तो समीकरण क्या बन जाएगी? अतः x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7। हल कर लेंगे इसको, तो ये x माइनस 7 बराबर 7y माइनस का 49, और यहां से क्या कर लेंगे? x माइनस 7y, और ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे x माइनस 7y और माइनस का 49 और प्लस का इधर 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 42। समीकरण नंबर। अगला है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब पुत्री की आयु का 3 गुना होगा। और दूसरा क्या है? 3 वर्ष बाद आफ्ताब पुत्री की आयु का 3 गुना होगा। इसका मतलब क्या हो गया? 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद, तो देखिए 3 वर्ष बाद क्या होगा? आफ्ताब की आयु तीन वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरी y प्लस 3 वर्ष। और ये कहती है अब कि वो 3 गुना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 3 जो है मेरा, वो 3 इंटू वाई प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। और यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस का 9। इसको इस तरफ ले आते हैं तो x माइनस 3y बराबर 6 आ जाएगा यहाँ पे, समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास अब 2 समीकरण बन गए। x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 6। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें एक गुणांक दिख रहा है x का, तो हम इसी से x को अलग कर देते। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? x बराबर 6 प्लस 3y, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये मेरा क्या हो गया? समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? ये समीकरण नंबर 3 मेरे को मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा? 2 से निकाला है मैंने, तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। अब यहाँ पे क्या था? हमारे समीकरण नहीं बने हुए थे, हमें समीकरण बनाने पड़े। तो ये 2 समीकरण हमारे 2 कंडीशन से बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर 6 प्लस 3y। तो समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, मान मतलब वैल्यू, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम 3 to 1। तो सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं हम इसका। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा? x, वहां पे x ही पड़ा हुआ है, तो x की जगह आ गया 6 प्लस 3y, और फिर क्या आ जाएगा? माइनस का 7y, और क्या आ गया? माइनस का
42, 6 प्लस 3y माइनस का 7y माइनस का 42। तो यहां से हम क्या कर देंगे, ये y वाले एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 6, ये माइनस का 42, इस तरफ प्लस का 42, और यहाँ पे 7y और माइनस का 3y। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4y बराबर 48, तो y बराबर हो जाएगा मेरा 48/4, और 48/4 से ही मिलेगा मुझे 12। तो y बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला आंसर मेरा आ चुका है, y बराबर 12। y बराबर 12 मिल गया मुझे। y बराबर 12 समीकरण 3 से, y बराबर 12 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y बराबर 12 समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, सीधा ही यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू वाई, एक्स बराबर 3 इंटू वाई। तो ये y की जगह 12 रख दिया। कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ये 6 प्लस 12 इंटू 3 36, तो ये हो जाएगा 42। तो x आफताब की आयु कितनी आ गई, तो आफताब की आयु आ गई मेरी 42 वर्ष। आफताब की आयु 42 वर्ष। और पुत्री की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। क्योंकि x क्या था मेरा माना हुआ, आफताब की आयु, और y क्या था मेरी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी मेरी, 12 वर्ष हो जाएगी। और यही क्या हो जाएंगे, आपके उत्तर हो जाएंगे। लिख लीजिए इसे ताकि हम उदाहरण नंबर 6 कर सकें। पर दिख रहा होगा उदाहरण नंबर 6। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो प्रत्येक रबड़ का मूल्य और पेंसिल का मूल्य ज्ञात करें। तो हमें किसका मूल्य ज्ञात करना है, पेंसिल का और रबड़ों का। अच्छा, हमने अभी तक दोनों उदाहरण करे हैं, उसमें हमने देखा कि हल निकल चुके। तो अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि ये प्रतिस्थापन विधि तो सभी के हल निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जिन समीकरणों में संपाती रेखा मिलती थी, या वे जिन समीकरण युग्मों में हमें समांतर रेखा मिलती थी, प्रतिस्थापन विधि उसका उत्तर नहीं दे पाएंगी। वो भी हमें वो उत्तर बता देंगे कि ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल नहीं होगा और ये संपाती है या समांतर है। देखते हैं हम आगे के दोनों क्वेश्चन में, जिसमें अच्छा यहाँ पे तो हमें यूनिक हल मिल गया था, एक ही हल मिला था, x बराबर और y बराबर दोनों प्रश्नों में पिछले। लेकिन यहाँ पे जब हल नहीं मिलेगा तब ये संपाती या समांतर होंगे। अगर हल मिल गया तो वो क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो माना पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया, और रबड़ का मूल्य y रुपया। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, माना एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। दो पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है, 9 रुपए है। दो पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो दो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x रुपए। तो दो पेंसिलों का मूल्य हो गया 2 इंटू x रुपए। ठीक है, एक रबड़ का मूल्य y रुपए, तो 3 रबड़ों का मूल्य कितना हो गया, 3y रुपए। और इन दोनों को मिला के कितना रुपया हो गया, 9 रुपए। तो ये हो गया प्लस इजिकल टू 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, अब दे रखा है 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए, तो लिख लेते हैं।
एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 4 पेंसिलों का मूल्य 4x रुपए। एक रबड़ का मूल्य 6 रुपए, तो 6 रबड़ों का, एक रबड़ का मूल्य y रुपए, तो 6 रबड़ों का मूल्य 6y रुपए, और सब मिला के दिए हैं 18 रुपए। ठीक है, तो ये 1 और 2 आ गए, लेकिन अब गुणांक देखते, 6, 4, कोफिशिएंट 3 और गुणांक 2। इसका मतलब एक तो है ही नहीं, तो क्या करते, जो सबसे कम है उसको अलग कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, हम क्या कर देंगे, 3y को अलग कर लेंगे, तो 2x बराबर 9 माइनस 3y। अब इस x को ही अलग कर लेते हैं बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y बटे 2, और इक्वेशन नंबर 3। अब यही मान समीकरण 3 से मैं कहा रख दूंगा समीकरण 2 में, क्योंकि मैंने मान कहां से निकाला, ये x इक्वल टू वैल्यू कहां से निकाली मैंने, इक्वेशन नंबर 1 से। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा, जिससे वैल्यू नहीं निकाली वहीं से निकालूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहां पे अब 9 माइनस 3y बाय 2 प्लस का 6y इज इक्वल टू कितना हो गया 18। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 है यहाँ पे 2 टाइम्स, और यहां से ये 1 टाइम। कैसे हो जाएगा ये 2 इंटू 9 माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये 18 इधर, माइनस का 6y और प्लस का 6y, और ये क्या हो जाएगा 18। पर अगर मैं देखूं ये 6y से 6y तो कैंसिल हो गया, और 6y से 6y कैंसिल, तो ये बचा क्या लास्ट में, ये बचा 18 इज इक्वल टू 18, जो कि सदैव सत्य है। ये तो हमें, जो कि सदैव सत्य है। सदैव सत्य इसका मतलब क्या हो गया, ये संपाती रेखाओं में होता है। अगर सदैव सत्य हो जाए तो संपाती रेखा है, कभी भी सत्य ना हो ऐसा पूछा जाए तो वो समांतर रेखा, क्योंकि समांतर रेखाओं में हमें हल नहीं मिलते, सदैव सत्य में हमें अनंत हल मिलते। इसका मतलब y के मैं कोई भी मान ले सकता हूँ, इसका मतलब ये दोनों संपाती हो गए ना, और संपाती है। देखिए ये a1 बराबर कितना हो गया मेरा 2, a2 हो गया मेरा 3, और b1 हो गया मेरा 3, और c1 कितना हो गया मेरा 9, माइनस का ये c2 कितना हो गया माइनस का 18, b2 कितना हो गया मेरा 6, और यहां से कितना हो गया a2 बराबर 4, 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, और c1 माइनस 9/18, माइनस का 18, 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे संपाती हो जाएंगे, संपाती के अनंत हल है। तो प्रतिस्थापन विधि में संपाती कैसे पता चलेगा, प्रतिच्छेद तो पता चलेगा जब x और y अलग अलग आ जाए, या फिर उनके मान आ जाए हमारे पास। अगर ये सदैव सत्य वाली कंडीशन आ जाए, जो ऑलवेज ट्रू जैसी कंडीशन आ जाए, तो वो होगी संपाती हल। और अगर ऐसा कुछ आ जाए जैसे 0 बराबर 18 या फिर 18 बराबर 17, जो कभी सही नहीं हो सकता, तो वो होती समांतर में, तो जो कि सदैव सत्य। अतः समीकरण युग्म के अनंत हल है। अतः अगर अनंत हल है तो अद्वितीय हल निकालना संभव नहीं है, अतः अद्वितीय हल ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। अद्वितीय हल ज्ञात करना संभव नहीं है। तो अनंत हल कैसे हो जाएंगे, x बराबर क्या आया था, x बराबर 9 माइनस 3y बटे 2, यही आया था मेरा। अब y में कुछ भी रखूंगा x के मान मुझे मिलते रहेंगे। y 0 रखूंगा तो x बराबर 9/2, y बराबर 1 रखूंगा तो 9 माइनस 3 यानी 6/2 यानी कि 3। तो ऐसे अनंत हल होंगे, द्वारा अनंत हल प्राप्त होंगे।
प्राप्त होंगे। तो ये रहा इसका हल, x बराबर 9-3y/2। आप चाहें तो y को भी अलग कर सकते थे, यहाँ से आप क्या करते कि 9-2x/3 कर लेते, तो ये y भी अलग हो जाता। लेकिन कभी भी कोई ऐसा xy नहीं होगा जो दोनों को सेटिस्फाई अलग अलग करता हो। ये दोनों समीकरण एक ही है। अगर मैं यहाँ से 2 का भाग दे दूं तो ये 2x, इसमें 2 का भाग दे दूं प्लस 3y, और यहाँ 2 का भाग दे दूं 9, तो दोनों द्वारा निरूपित समीकरण एक ही है। इसलिए दोनों समीकरण युग्म क्या है, संपाती, और संपाती के अनंत हल होते हैं, इसलिए अद्वितीय हल ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए कोई भी y का मान इसको सेटिस्फाई करेगा। अगला प्रश्न उदाहरण आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y-4 और 2x प्लस 4y-12 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? तो रेल पटरियों के समीकरण लिख लीजिए। तो सबसे पहले रेल पटरियों के समीकरण, क्या क्या हो जाएंगे रेल पटरियों के समीकरण? x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0, और उसको दे देते समीकरण नंबर 1, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2y, क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस का 12, 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। हमें चेक करना है कि ये रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। तो देखिए, अगर ये रेल पटरियां हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरी एक रेल पटरी है और एक दूसरी रेल पटरी है मेरी, अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, इसका मतलब इनका प्रतिच्छेद बिंदु होना चाहिए, सही है ना। तो एक अगर मान लीजिए, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसके प्रतिच्छेद बिंदु है कि नहीं है। तो देखिए गुणांक वही, देखिए इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक, ये तो देखना ही नहीं है, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 4, तो जो सबसे कम गुणांक हो उसको अलग रख देना है। तो समीकरण 1 से, अच्छा रेल पटरी एक दूसरे को काटती है, इसका मतलब हम कोशिश करेंगे इन दोनों के हल निकल जाए। तो इसलिए एक से मान मैं दूसरे में रखूंगा, अगर हल निकल गया तो बिल्कुल ये काटती है। अगर ये बराबर वाला आ गया, इसका मतलब ये रेल पटरियां एक ही, अलग अलग रेल पटरियां ही नहीं है। संपाती मतलब एक के ऊपर ही दूसरी रेल पटरी है, और ऐसा तो होता ही नहीं कि एक रेल पटरी पे दूसरी रेल पटरी आ जाए। इसका मतलब ये रेल पटरी एक ही समीकरण दिखा दिया। और कुछ ऐसा आ जाए कि रेल पटरियां कभी एक जैसी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रेल पटरियां समांतर है, दो ऐसे लाइन में चलती हुई रेल पटरियां जो कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। तो हम आगे बढ़ते, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 2y बराबर 4, और यहां से मैं x को बिल्कुल ही अलग रख दूंगा, x बराबर 4 माइनस 2y, और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 3। अब यही ये समीकरण नंबर 3 से मान किसमें रखेंगे हम, समीकरण 2 में। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से ही तो मैंने x को अलग किया है, तो समीकरण 2 में रख दूंगा। तो समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y, क्या हो जाएगा गुणा कर लेंगे 8 माइनस 4y प्लस का 4y और माइनस का 12 बराबर 0। प्लस के 4y से माइनस का 4y खत्म, तो ये कितना बचेगा 8 माइनस 12 बराबर 0, और 8 में से 12 जाए माइनस का 12, तो ये माइनस, और माइनस 4 कभी 0 के बराबर हुआ है क्या, कभी नहीं हुआ है, तो जो सदैव असत्य है। अच्छा ऐसा आया क्यों, ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने हल निकालने की कोशिश करी। अरे जब यहां से हमने मान लिया और यहाँ पे रखा, इसका मतलब हम हल ही निकाल रहे हैं ना। यहाँ वाला x यहाँ वाले x को संतुष्ट करता है, इसलिए तो हम मान निकाल पाते हैं। पर हमने अगर मान निकालने की कोशिश करी है जैसे, तो तुरंत ऐसी चीज आ गई जो सदैव असत्य है, इसका मतलब इसका कभी भी हल नहीं निकल सकता। अतः
दिए समीकरण युग्म के हल विद्यमान नहीं है, अतः दिए गए, अगर हम हल निकालने की कोशिश ही नहीं करते तो ये कभी ऐसा आता ही नहीं। तो अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है, निरूपित रेखाएं। और आप देख सकते हैं A1 A2 और A1 बटे A2 1/2, B1 बटे B2 1/2, बिल्कुल दोनों बराबर है। लेकिन C1 बटे C2 क्या हो जाएगा 1/3, जो कि इनके बराबर नहीं है। समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल विद्यमान नहीं है। तो ये होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि द्वारा रिलेटेड सभी उदाहरण पूरे होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। हमने देख लिया प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, जिसका गुणांक सबसे छोटा होता है उससे हम अलग कर देते हैं। जहां से अलग किया है उस समीकरण के अलावा हम दूसरी समीकरण में उस मान को रखेंगे, जिससे वो दो चर वाली समीकरण एक चर में चेंज हो जाएगी और फिर हमें क्या मिल जाएगा, उस चर का मान मिल जाएगा। मान मिला तो हम x का भी मान या y का मान निकाल लेंगे और वो हमारा किस तरह का हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के अद्वितीय हो जाएंगे। और यदि कुछ ऐसा मिलता है जो सदैव असत्य हो तो वो समांतर रेखा मिलेगी, और अगर कुछ ऐसा मिल जाता है जो सदैव सत्य हो तो वो संपाती रेखा मिल जाएगी, जिसके अनंत हल हो जाएंगे। तो लिख लीजिए ताकि हम प्रश्नावली 3.2 शुरू कर सके। तो जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जिसमें हमारे 6 सवाल हैं और बारी बारी से हम एक एक सवाल को हल करने के प्रयास करेंगे। तो एक एक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें x और y के मान निकालने, तो दिए गए समीकरण युग्म लिख लेते हैं हम। उत्तर में दिए गए समीकरण युग्म, जैसे ही एग्जाम में प्रश्न है सबसे पहले इनको क्या मान लेना, समीकरण 1 और 2। तो x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर 1, और x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब देखिए सब एक बराबर ही है, यहाँ पे गुणांक 1, यहाँ पे गुणांक 1, यहाँ पे गुणांक 1 और यहाँ पे भी गुणांक 1, तो किसी को भी हटा दीजिए। तो समीकरण 2 से मैं x अलग कर लेता हूं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस वाई बराबर 4 था, तो यहां से मेरा x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 4। ये y इस तरफ आ जाएगा मेरा और ये प्लस का बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, y बराबर, यहाँ समीकरण 3 से मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा, क्योंकि ये जो मान लाया हूं मैं वो समीकरण 2 से लाया हूं। इक्वेशन 2 से मैं ये वैल्यू लाया हूं x की, तो यही वैल्यू मैं उसमें नहीं रखूंगा। इसमें रखने पे क्या हो जाएगा, y से y कैंसल और 4 से 4 बराबर, तो वही बात हो गई। ये समीकरण 3 या इक्वेशन 3 की वैल्यू में इक्वेशन 1 में रखूंगा, तो इक्वेशन 1 में रखना समीकरण। समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर y, x बराबर क्या है मेरा, y प्लस 4 है, तो यहाँ पे y प्लस 14, क्या हो जाएगा यहाँ पे, y प्लस 4 प्लस y बराबर 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस y 2y, और ये 14 माइनस 4 इधर, तो कितना हो जाएगा 10। तो 2y बराबर कितना हो गया 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2, और 10/2 कितना होता है, ये होता है 5। तो y बराबर क्या आया मेरा, 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हल नंबर 1, y बराबर 5 समीकरण किसमें रखने पर, हमारे हल 3 से आया था, तो समीकरण 3 में रखने पर, जिसमें भी चाहे रख सकते हैं 1 2 3 किसी में भी।
तो क्या हो जाएगा y बराबर 5 रखने पे x बराबर हो जाएगा मेरा y की जगह 5 और इसकी जगह पे 4। कितना हो जाएगा 5 + 4 9। तो हल क्या हो जाएंगे, युग्मों के हल हो जाएंगे मेरे, एक तो हो जाएगा x बराबर 9 और दूसरा हो जाएगा y बराबर 5। तो ये दोनों क्या होते हैं, इसके हल हो जाएंगे। और वैसे भी हम रख के चेक भी कर सकते हैं। x + y बराबर 14, तो 9 x की जगह पे और y की जगह पे 5, कितना हो गया 14। x - y बराबर 4, तो x बराबर 9 और y बराबर 5। 9 में से 5 जाएगा तो 4। बिल्कुल इसको संतुष्ट करते, यही क्या हो जाएगा, इसके उत्तर हो जाएगा। उससे आप लिख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसका दूसरा भाग। तो s - t बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6। s/3 + t/2 = 6। तो दिए गए समीकरण युग्म क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहला काम s - t बराबर 3 जो इक्वेशन नंबर 1 और s/3 + t/2 = 6। तो ये हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं s का गुणांक 1, t का गुणांक -1 और यहाँ इसका गुणांक 1/3 1/3 और यहाँ t का कोफिशिएंट 1/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन 1 से अलग कर लेंगे एक वैल्यू को। तो इक्वेशन समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, s - t बराबर 3। अब यहाँ एक पहले से ही दिख रहा है गुणे में, तो s बराबर क्या हो जाएगा मेरा t + t। ये t इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाता है मेरा समीकरण नंबर 3। s बराबर t + t। तो यहीं पे हमें बाद में मान रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से मान समीकरण 1 से तो हमने मान निकाला है 3, तो यहाँ पे समीकरण या इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 में रखते ही तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो s बराबर t + 3 था, तो s बराबर t + 3 बाकी बाय 3 s की जगह रख दिया प्लस t/3 t/2 + 6। अब इसको कैसे करना है, देखिए ये 6 तो पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत, लेकिन ये हमें पता है कैसे करना है। नीचे और नीचे का गुणा करें, फिर क्या करना है, इसका इससे गुणा करें 2 × t + 3 और यहाँ का इससे गुणा करें 3 × t और बीच का जो साइन है वहीं पे रखते हैं, बस खत्म। ये यहाँ पे खत्म होता है। अब क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × t + 3 + 3t और 2 × 3 कितना हो गया नीचे 6। ये 6 इस तरफ आ जाएगा तो गुणे का बन जाएगा और ये 2t + 3 + 3t बराबर 6 × 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × t यानी कि 2t प्लस 2 × 6 3 6 और ये 3t और ये क्या हो जाएगा 36। 2t + 3t इस तरफ रहने देते हैं और बाकी सबको उस तरफ रख देते हैं, t वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ। तो 36 - 6 कैसे हो जाएगा, ये 5t = 30 और यहां से मैं इसको t = क्या कर लूंगा 30/5 और ये हो जाएगा मेरा 6। तो t बराबर कितना आ गया मेरा 6। ये क्या हो गया, ये समीकरण 3 में रख देंगे हम। समीकरण 3 से या समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर तो क्या हो जाएगा, s बराबर t बराबर कितना था 6 और ये प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा ये 9। तो s हल क्या हो जाएंगे मेरे, s बराबर 9, ये s है 5 नहीं है और t बराबर 6। यही क्या हो जाएंगे हमारे उत्तर हो जाएंगे। इसे लिख लीजिए। तो अब आपकी स्क्रीन पे होगा भाग नंबर 3 जो लिखा हुआ 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। तो दिए गए समीकरण युग्म मान लेंगे 3x - y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और 9x - 3y बराबर 9 जो है समीकरण नंबर 2। तो अब हम देखते हैं गुणांक। तो ये x का गुणांक 3, y का गुणांक -1, x का गुणांक 9 और y का गुणांक -3। तो हमें कहीं पर भी एक नहीं दिख रहा, लेकिन ये -1 दिख रहा है, तो हम यहाँ से इसको एक बना सकते हैं। तो समीकरण
एक से क्या हो जाएगा मेरे पास में 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो ये y को मैं इस तरफ ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3x बराबर y प्लस 3, और ये -3 उस तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 3x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और यही मान मैं कहाँ रखूंगा समीकरण 2 में, क्योंकि मैंने मान कहाँ से निकाला है समीकरण 1 से, समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, और जैसे ही 1 में रखा तो क्या हो जाएगा 9x का 9x है ही, माइनस का 3 है ही, लेकिन ये y की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 3x इंटू 3x माइनस का 3, और ये क्या हो जाएगा बराबर मेरा, ये हो जाएगा बराबर मेरा 9। तो अब क्या हो जाएगा 9x, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर x, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये बराबर 9, 9x से 9x कैंसल, यहां से ये कैंसल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 9 बराबर 9, ये तो वही हो गया 18 बराबर 18 वाला, जो कि सदैव सत्य है, जो कि सदैव सत्य है। और अतः सदैव सत्य वाले में क्या होता है संपाती हो जाती है रेखा, अतः समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित रेखा है, अतः समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित रेखा है, संपाती है, और संपाती है इसलिए अनंत है, अतः समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान है, अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान है। अतः अनंत हल क्या है विद्यमान है, तो अब क्या हो जाएगा तो हल वही हो जाएंगे, तो y बराबर 3x बराबर 3 द्वारा x के अपरिमित मानों पर y के अपरिमित मान, y के अपरिमित मान प्राप्त होंगे, x के अपरिमित मानों पर y के अपरिमित मान प्राप्त होंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए ताकि हम चौथा भाग कर सकें। तो अगला जो भाग है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4y 0.4x सॉरी 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो दिए गए समीकरण युग्म में पहले को 1 मान लेंगे और दूसरे को 2 मान लेंगे। अब इसमें किसी का भी गुणांक 1 नहीं है, सबके 0 पॉइंट में ही है, तो हम क्या करेंगे जो सबसे छोटा होगा उसका मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में हम देख पा रहे हैं x का गुणांक सबसे छोटा 0.2, तो समीकरण 1 से 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3 इंटू वाई बराबर 1.3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई और बटे में 0.2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। और अब इसे हम कहाँ पे रख देंगे उस दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 3 से मान 1 में नहीं 2 में रखेंगे क्योंकि हमने 1 से ही मान निकाला है। तो समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर 0.4 इंटू
अब क्या करेंगे हम 0.4 बाय 0.2, तो देखिए कैसे होता है ये 0.4 बाय 0.2, तो यहाँ से ये हटेगा और यहाँ पे 10 और यहाँ से ये 1 है तो यहाँ पे 10, 10 से 10 कैंसिल और 4 से ये 2 कैंसिल, कितनी बार 2 बार, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ सीधा ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2.6 माइनस 0.6 इंटू वाई प्लस 0.5 इंटू वाई और 2.3, वाई को मैं एक तरफ ले लूंगा तो 0.6 वाई माइनस 0.5 वाई, ये इधर प्लस का और ये इधर माइनस का, और ये इधर जाएगा तो माइनस का, 2.6 माइनस 2.3, तो क्या आ जाएगा 0.1, हमें पता है कैसे माइनस करते हैं, 0.6 में से 0.5 जाएगा तो ये 1 और ये 0.1 y और ये 0.3 आ जाएगा, और 0.3 तो ये y बराबर क्या आ जाएगा 0.3 बाय 0.1 और ये कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 समीकरण 3 में रखने पर 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई, तो ये 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2, माइनस 0.9, क्योंकि 0.3 का मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.9, और 0.9 अगर 1.3 में से जाएगा तो ये 0.4 बाय 0.2 और ये आ जाता है 2, क्योंकि हमने पहले भी कर लिया इसको, तो हल क्या हो जाएगा इसका, हल हो जाएगा इसका x बराबर 2 और y बराबर 3, और इसे लिख लीजिए ताकि हम उत्तर आगे कर सके भाग नंबर 5 के। तो आपके सामने अब सवाल नंबर 1 का 5वां भाग दिख रहा होगा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसमें गुणांक जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो हम जो माइनस दिखेगा उसको अलग कर लेंगे पहले ही, तो हमारा आसान हो जाएगा। तो मेरे को समीकरण 2 से मैं क्या करता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ। तो √3x माइनस √8y बराबर 0, यहाँ पे √3x इजिकल टू हो जाएगा √8y, और यहाँ से x मेरा अलग हो जाएगा और x हो जाएगा मेरा √8y अपॉन √3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब ये हमने मान निकाला है 2 से, तो इस मान को रख देंगे 1 के अंदर जी। समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा √2 और x की जगह पे हम ये पूरा का पूरा वापस रख देंगे, √8 बाय √3 इंटू वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा और प्लस का √3y। अच्छा, अब हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस तरफ तो 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये y पूरे में से कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा √2 इंटू √8 अपॉन √3 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे ये y चला जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, और ये वाला पार्ट तो 0 है ही नहीं, ये तो 0 नहीं है, 1 प्लस समथिंग कुछ है, तो इस पूरा नीचे चला जाएगा तो y सीधा ही क्या मिल जाएगा मुझे 0 मिल जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरफ 0 है, अगर ये 0 नहीं होता तो हमें इसे सॉल्व करना होता, लेकिन यहाँ से तो y कॉमन आ गया, और y कॉमन आ गया तो बचा क्या, ये अंदर का मसाला ये बच गया, और प्लस का ये और प्लस का 1 क्यों √3 बचेगा अंदर, तो ये √3, ये तो पूरा जो नंबर है ये 0 तो है ही नहीं, क्योंकि ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी सब धनात्मक है, तो ये पूरा धनात्मक हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, तो ये हमारा पहला हल हो गया। अब y बराबर 0 किस में रखेंगे हम, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 पे रखते क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 और ये इंटू में 0,
और इंटू में जीरो रखते ही ये जीरो आ जाएगा। तो हल क्या हो जाएंगे, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसे लिख लीजिए ताकि हम इस प्रश्न का आखिरी भाग कर सके। तो अब हमारे सामने है भाग नंबर 6, 3x माइनस 2 माइनस 5y माइनस 3 बराबर माइनस 2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो समीकरण युग्म 1, समीकरण युग्म से समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा गुणांक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि ये 1 बटे 3 सबसे छोटा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको अलग कर लूंगा। तो समीकरण 2 से मेरा क्या हो जाएगा, x बटे 3 बराबर हो जाएगा 13 बटे 6 माइनस का y बटे 2। फिर क्या होगा, ये 3 मेरा ऊपर गुणे में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 3 इंटू 13 बटे 6 माइनस वाई बटे 2। और ये क्या हो जाएगा, मेरा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो x का मान तो यहां से निकल गया, x यहां लिख देंगे, x बराबर ये निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण 3 से उठा के मैं रख दूंगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखते ही मुझे क्या मिलेगा, तो समीकरण 1 में रखते ही 3 इंटू, अब क्या हो जाएगा, ये खुद इसी के साथ में 3 और यहाँ पे अंदर x की जगह पे पूरा जो x का मान है वही रखूंगा, 13 बटे 6 माइनस का y बटे 2। ये तो क्या हो गया, 3x और बटे में 2, फिर माइनस का 5y 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2। ये 3 और 3 गुणा होंगे कितना हो जाएगा, 9 और ये हो जाएगा 9 बटे 2 और यह कितना हो जाएगा 13 बटे 6 माइनस वाई बटे 2 और ये हो जाएगा माइनस का y 5y बटे 3 और ये माइनस का 2। गुणा करिए तो देखिए 6 से 9 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 के पहाड़े में 2 बार और ये जाएगा, हम इसे गुणा एक बार कर ही लेते हैं अंदर, 13 इंटू 6 माइनस 9 बटे 2 इंटू वाई बटे 2। लिख ही देते हैं कि स्टेप ताकि समझ में आ जाए। ये जाएगा मेरा 3 के पहाड़े से 2 बार, ये जाएगा मेरा 3 के पहाड़े से 3 बार। तो 13 इंटू 3 39 बटे 4, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 9y बटे 4, ये मेरा 5y बटे 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये पूरा इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 9y बटे 4 प्लस का 5y बटे 3 और ये इस तरफ आ जाएगा तो 39/4 और ये प्लस का 2। इसे गुणा करना आता है हमें, क्रॉस में गुणा करेंगे तो क्रॉस में गुणा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये क्रॉस में गुणा हो जाएगा, ये 3 से ये गुणा हो जाएगा तो 9y इंटू 3 प्लस का 5y इंटू 4 बटे में 4 इंटू 3 और ये गुणा होगा इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे 4 39 प्लस 8, यहाँ पे इसको 1 रख के यहाँ भी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 27y प्लस का 20y बटे में 12 और यहाँ पे हो जाएगा 47/4। ये हो जाएगा मेरा यहाँ से 20 प्लस 27 47y बटे 12 बराबर हो जाएगा 47 बटे 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब मसाला उधर भेज दीजिए, y बराबर हो जाएगा मेरा 47 बटे 4 इधर और ये जाएगा 12 इस तरफ और 47 जाएगा नीचे, सब कट जाएगा, 47 से 47 कैंसिल, 4 से ये 12 कैंसिल 3 बार, तो y बराबर 3 आ जाएगा। पहला मान हमारा आ गया। अब ये y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में और समीकरण 3 में रख दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा मुझे 3 इंटू 13 बटे 6 माइनस का 3 बटे 2, फिर वही क्रॉस में गुणा 3 इंटू, अब क्या होगा 6 से गुणा करूंगा मैं तो यहाँ पे 6 इंटू 2 और ये गुणा होगा 13 इंटू 2 यानी कि 26 और यह माइनस 6 इंटू 3,
तो क्या हो जाएगा, x बराबर मुझे मिल जाएगा 3 इंटू 26 माइनस 18 बटे में 6 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये 3 इंटू 8 6 इंटू 2। तो काटते हैं हम इसको, 2 से ये कटा 4 बार, ये कटा 3 से 1 बार, ये 2 बार, और ये कट गया इससे 2 बार। तो कितना बच जाएगा मेरा, x बराबर बच जाएगा 2। तो हल क्या आ जाएंगे मेरे, x बराबर 2 और y बराबर 3 इसके हल आ जाएंगे। कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी प्रश्नावली 3.1 का ये पहला सवाल हमारा खत्म होता है। अगली क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 2 और प्रश्नावली सवाल के 3.2 के सवाल नंबर 3, और फिर हम करेंगे विलोपन विधि के उदाहरण। तब तक रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से खुश रहिए और हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।